अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फार्माकोलॉजी सेमेस्टर 3 का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज़ एंटी न्यू प्लास्टिक ड्रग्स, या फिर हम इनको एंटी कैंसर ड्रग्स भी कह सकते हैं। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इसका मतलब क्या है। एंटी न्यू प्लास्टिक ड्रग्स या एंटी कैंसर ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं, वो दवाइयाँ होती हैं जो हम बेसिकली कैंसर के मरीज़ों को देते हैं ताकि उनका जो कैंसर का मसला है वो रुक जाए, वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, यानी कैंसर के ख़िलाफ़ यूज़ करने वाली जो दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन होती हैं, उनको हम कहते हैं एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स या एंटी कैंसर ड्रग्स। ठीक है, अब पहले हमने थोड़ा समझना है कि कैंसर क्या होता है, ये फैलता कैसे है और ये बॉडी में कैसे डेवलप होता है। फिर हम उसके बाद जो है आएंगे उसके ड्रग्स के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले बताया हुआ है कि कैंसर इज अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस कैरेक्टराइज्ड बाय अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ एबनॉर्मल सेल्स। अब यहाँ पे देखो बात क्या लिखी हुई है, ग्रुप ऑफ डिजीजेस, मतलब कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, इसमें बहुत सारी बीमारी आती हैं। तो ये बीमारियों का एक पूरा ग्रुप है। ठीक है, जिसमें होता क्या है, जिसमें हमारे सेल्स नॉर्मली अनकंट्रोलेबल, मतलब अनकंट्रोलेबल या फिर एक ज़बरदस्त तरीके से जो है एक अनकंट्रोलेबल वे में ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ करने का मतलब ये स्प्रेड ऑफ नॉर्मल सेल जो लिखा हुआ है ना, नॉर्मली हमारे सेल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे तरह मतलब डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब कैंसर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक सेल 2 से 4 में डिवाइड होगा तो फिर वो 4 से 8 में नहीं जाएगा, बल्कि 4 से 4000 या 4 लाख में जाएगा, ऐसे समझो आप। ठीक है, तो मतलब जब सेल्स एबनॉर्मली डिवाइड होंगे, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा रैपिडली एक एबनॉर्मल तरीके से ग्रो करेंगे, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कैंसर। मतलब जब सेल जिस तरह नॉर्मली डिवाइड होते हैं ना, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से ये नहीं होगा। उसमें सेल बहुत तेज़ी से डिवाइड होते हैं, एक ऐसे तरीके से डिवाइड होते हैं कि वो बॉडी के कंट्रोल में नहीं होते, और उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी उसके डीएनए में या कोई इस तरह का मसला आ जाता है जिसकी वजह से वो एक एक रैपिड डिवीजन में आ जाते हैं। ठीक है, और एबनॉर्मली वो सेल फैलने लगते हैं बॉडी में। इस चीज़ को हम कहते हैं कैंसर। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है, दी सेल कैन इन्वेड नियर बाय टिश्यूज एंड में मेटास्टेसाइज। ठीक है, इसके आसपास जितने भी टिश्यूज होंगे उसमें ये चले जाएंगे, क्योंकि जाहिर है वो सेल्स फैल रहे हैं तो वो आसपास के टिश्यूज को मुतासिर करेंगे। एंड में मेटास्टेसाइज यानी कि वो फैलते हैं, स्प्रेड होते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, एक जगह ये नहीं होता कि एक ही जगह पर रुके हुए। टू डिस्टेंट ऑर्गन थ्रू द ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम, यानी पूरी बॉडी में ये डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं, या तो वो ब्लड के थ्रू या फिर हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसके थ्रू जो है ये पूरी बॉडी में फैलते हैं। ठीक है, नॉर्मली सेल्स ग्रो एंड डिवीजन आर टाइटली रेगुलेटेड। वही कि नॉर्मली जब सेल्स हमारे डिवाइड होते हैं तो एक बाउंड्री के अंदर और एक ख़ास तरीके से होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 2-2 करके जो है वो हर सेल जो है वो 2 में डिवाइड होता है। लेकिन जब कैंसर होता है बंदे को, तो कैंसर में जेनेटिक म्यूटेशन, मतलब हमारे डीएनए में कोई तब्दीली आ जाती है, कोई चेंज आ जाती है, जिसकी वजह से ये जो बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और उसकी वजह से सेल्स बहुत ही एक्सेसिवली और एक अनकंट्रोलेबल वे में जो है वो प्रोलिफरेट करते हैं, यानी कि डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमारे बॉडी में लिखा हुआ है कि नॉर्मल सेल्स और कैंसर सेल में क्या फ़र्क होता है। नॉर्मल सेल ग्रो एंड डिवाइड इन एन ऑर्डरली मैनर। नॉर्मल सेल जो है एक तरतीब से डिवाइड होते हैं, लेकिन कैंसर सेल जो है अनकंट्रोलेबली डिवाइड होते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्ड टू ग्रोथ रेगुलेटिंग सिग्नल्स। नॉर्मल सेल एक सिग्नल के थ्रू होता है, मतलब जिस तरीके से ग्रोथ होती है ना बॉडी की, उसी तरीके से ये डिवाइड होते हैं। लेकिन ये सेल्स उस चीज़ को, उस सिग्नल को इग्नोर करते हैं, उस मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करते जिस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह ये जो है वो खतरनाक हो जाता है। नॉर्मल सेल अंडरगो एपोप्टोसिस, प्रोग्राम सेल डेथ व्हेन डैमेज। नॉर्मल सेल जब खराब हो जाते हैं तो बॉडी में एक सिस्टम होता है, उसको एपोप्टोसिस का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, एपोप्टोसिस के जरिए वो ख़त्म हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, बॉडी उसको ख़त्म कर लेती है और दोबारा नए सेल्स बनता है। लेकिन जब हम कैंसर सेल की बात करते हैं तो कैंसर सेल में वो डैमेज सेल भी ख़त्म नहीं होते, यानी वो एपोप्टोसिस का प्रोसेस नहीं करते, बल्कि वो भी डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, इसी तरह नॉर्मल सेल स्टे विद इन टिश्यू बाउंड्रीज। नॉर्मल सेल अपनी जिस जगह में वो होंगे उसी जगह में ही डिवाइड होंगे, लेकिन कैंसर सेल जो है वो आसपास के टिश्यू में इन्वेड करते हैं, यानी घुस जाते हैं और मेटास्टेसाइज यानी कि फैलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। अच्छा, फिर आपको इसके कॉजेज़ बताए गए हैं। सबसे पहले आपको बताया जेनेटिक म्यूटेशन, अल्टरेशन इन डीएनए ड्यू टू इनहेरिटेंस और एक्सटर्नल फैक्टर।
सबसे बड़ा और कॉमन रीज़न जो है वो डीएनए के अंदर चेंज आना, जिसको हम कहते हैं म्यूटेशन, जेनेटिक म्यूटेशन, ठीक है। तो जब डीएनए में चेंज आएगा तो ज़ाहिर है सेल्स जब डिवाइड होते हैं तो वो डीएनए को देखते हुए डिवाइड होते हैं या डीएनए को फॉलो करते हुए, क्योंकि बॉडी में जो भी काम होता है वो डीएनए के थ्रू होता है, ठीक है। तो जब डीएनए में चेंज आएगा यानी उस मास्टर में चेंज आएगा तो ज़ाहिर है उसके मुताबिक जितने भी चीज़ें काम करने वाली होंगी वो भी ठीक नहीं चलेंगी। दूसरा होगा कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेन हर वो चीज़ जो कैंसर प्रोड्यूस कर सकती है उसको कहते हैं कार्सिनोजेन, ठीक है। जैसे कुछ केमिकल हो गए जिसमें टोबैको यानी कि सिगरेट वगैरह आता है, एस्बेस्टोस और एफ्लॉक्सिटिन, ये कुछ ऐसी केमिकल्स होती हैं ख़तरनाक तरह की, ठीक है, जो कि कर सकती है। इसी तरह रेडिएशंस, रेडिएशन जैसे रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज, आयनाइजिंग रेडिएशंस, एक्स रेज, जो एक्सरे वगैरह होते हैं ना, वो सारे के सारे कैंसर करवा सकते हैं। इसी तरह वायरसेस इन्फेक्शन जैसे एचपीवी है, एचआईवी है, ऐसे हेपेटाइटिस बी है, एप्स्टेन बार वायरस है, वायरस जितने भी होते हैं ना, अगर उनके मसले ज़्यादा ख़तरनाक हो जाए बॉडी में तो इसकी वजह से भी कैंसर होते हैं। इसी तरह लाइफस्टाइल फैक्टर्स, आपकी डाइट क्या है, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं या कोई काम काज नहीं कर रहे, एक ही जगह पे आप बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से भी मसले हो सकते हैं। इसी तरह हार्मोनल एंड इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर, कुछ लोगों के हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता, कुछ को जो है वो बार बार इन्फेक्शन होते हैं, तो बार बार उसी चीज़ की वजह से जो है वो आगे जाके कैंसर बनता है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो थोड़ी बहुत कैंसर की बात हो गई। अब हम आते हैं एंटीन्यूप्लास्टिक ड्रग्स के ऊपर और समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। एंटीन्यूप्लास्टिक ड्रग्स के बारे में बताया, आर कीमोथेरापेटिक एजेंट्स, ऐसी चीज़ें हैं जो केमिकल, कीमोथेरापेटिक की जब हम बात करें यानी हम ड्रग्स मेडिसिन की बात करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे एजेंट्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं यूज टू इनहिबिट और डिस्ट्रॉय द ग्रोथ ऑफ मेलिग्नेंट यानी कैंसर सेल, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं किस काम के लिए, कि जो सेल्स कैंसरस सेल है जो फैलते हैं, मेलेग्नेंट है, मेलेग्नेंट यानी कि जो सेल्स तेज़ी से फैलते हैं ना, मेलेग्नेंट बेनाइन वगैरह आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो जो कैंसर जो सेल्स तेज़ी से फैलते हैं उनको ख़त्म करने के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए हम ये एंटीन्यूप्लास्टिक ड्रग्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये काम कैसे करते हैं, दे वर्क बाय इंटरफेयरिंग विद द सेल डिवीजन, जो सेल डिवाइड हो रहे थे ना तेज़ी से, या तो ये उसको स्टॉप करेंगे या डीएनए में जाके कोई चेंज लाएंगे, या फिर इसी तरीके से जो कैंसरस सेल जिस चीज़ की वजह से हो रहा है, जो उसका प्रोसेस है, उसमें जाके कहीं ना कहीं जो है वो दखल अंदाजी करेंगे, उस चीज़ को ख़त्म करेंगे, तो वो सेल्स डिवाइड होना बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से ये काम करते हैं। अब इसको हम कई क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, मतलब इसके हम कई ग्रुप्स बनाते हैं। जैसे इसको हम या तो उसके मैकेनिज्म के ऊपर कि वो काम किस तरीके से करते हैं, या उसके केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर जो है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उस बेस पर क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहली क्लास जो इसकी है वो है अल्काइलेटिंग एजेंट्स। अल्काइलेटिंग एजेंट्स क्या है, आर अ क्लास ऑफ कीमोथेराप्यूटिक यानी एंटी कैंसर ड्रग्स दैट एक्ट बाय एडिंग अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप ये CH2 और इसके इस साइड भी CH3 होता है, इस साइड भी CH3 होता है, ठीक है, टू डीएनए मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है, इसमें ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो बेसिकल अल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। ये हम डीएनए मॉलिक्यूल में एक्ट करते हैं, मतलब डीएनए मॉलिक्यूल में जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये लीडिंग टू डीएनए डैमेज दैट प्रिवेंट सेल डिवीजन एंड कॉजेज सेल डेथ। अब ये नॉर्मल डीएनए में नहीं करते, जो कैंसर के सेल होते हैं ना जो तेज़ी से डिवाइड होते हैं, हम क्या करते हैं उनके डीएनए में ये दवाई जो है ये केमिकल ऐड करते हैं। अब जब हम उसमें ये ऐड करते हैं तो ये केमिकल क्या करता है, ये उस कैंसर सेल के डीएनए को डैमेज करने लगता है, ख़राब करने लगता है। अब जब उसका डीएनए डैमेज हो जाए तो वो सेल आगे डिवाइड होता नहीं है, जब वो डिवाइड होता नहीं है तो सेल क्या हो जाता है, मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। यानी कैंसर का जो सेल था, नॉर्मल सेल की नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए दे आर सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक एजेंट्स, मीनिंग दे एक्ट ऑन सेल्स इन ऑल स्टेजेस ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल का मतलब कि जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, वो पूरी एक साइकिल होती है। कभी आपने माइटोसिस मियोसिस पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो मैं आपको ये आई जो राइट साइड पे लिंक आ रहा है, मैं ऊपर कॉर्नर पे, यहाँ से आप देख सकते हो, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई है, ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें उसका जिक्र है, तो आप पहले वो वीडियो देख लें तो आपको शायद ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ये जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये जाते हैं और स्पेशली जो सेल साइकिल, मतलब सेल किसी भी स्टेप में हो सेल साइकिल के, यानी वो किसी भी स्टेज में हो, उसी स्टेज में ये जाके उसको ख़त्म कर देता है, उसको डैमेज कर देता है, ठीक है।
या फिर दूसरा बताया हुआ है कि ये डीएनए के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ये कि उसके साथ जाकर अटैच होता है, ठीक है। कॉज क्रॉस लिंकिंग डीएनए प्रिवेंट डीएनए रेप्लिकेशन, तो वो जो बॉन्ड होता है उसकी वजह से डीएनए में गड़बड़ आ जाता है, ठीक है। और डीएनए का जो रिप्लिकेशन का प्रोसेस है, रिप्लिकेशन यानी कि उसके एक से दो बनते हैं ना, जैसे कॉपी होती है, तो वो खत्म हो जाता है, मतलब वो रुक जाता है, प्रिवेंशन, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो सेल डेथ कर जाता है। इसी तरह जो है वो कैंसर के सेल्स डिवाइड होते नहीं है। आसान जबान में अगर मैं आपको बताऊं तो अल्काइलेटिंग एजेंट क्या करते हैं, ये जाके डीएनए को, जो कैंसर सेल का डीएनए होता है उसको खराब कर देता है। जब वो खराब होगा तो वो आगे जाके डिवाइड नहीं होगा, तो जब वो डिवाइड नहीं होगा तो सेल खत्म हो जाएगा, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, इसके एग्जाम्पल मतलब ये अल्काइलेटिंग एजेंट कौन कौन से होंगे, इसमें जो है साइक्लोफॉस्फेमाइड आएगा, आइफोस्फेमाइड आएगा, क्लोरोम्ब्यूसिल आएगा, ठीक है, मेलाफेलेन आएगा और सिस्प्लाटिन आएगा, ठीक है। ये जो आपको बताया प्लाटिन वाले, ठीक है। सॉरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ये लोग बहुत तेज हॉर्न बजाते हैं, ठीक है। तो ये प्लेटिनम कंपाउंड्स है, मतलब ये अल्काइलेटिंग एजेंट्स में नहीं आते, लेकिन ये भी इसी तरीके से ही काम करते हैं जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि ये जो है वो जाहिर है जब डीएनए को ये ख़त्म करते हैं किसी भी सेल के, तो जाहिर है ये बॉडी के नॉर्मल सेल्स के डीएनए को भी डैमेज कर सकते हैं। तो इसकी वजह से कुछ बंदे को साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे माइलोसप्रेशन। माइलोसप्रेशन का मतलब ये होता है कि बोन मैरो के ऊपर जाके असर करेंगे तो हमारा थोड़ा बहुत ब्लड का जो है वो लेवल कम हो सकता है, खून का मसला हो सकता है। एलोपेशिया होता है, एलोपेशिया यानी कि बाल गिरना, तो आपने देखे होंगे कैंसर जिनको होता है ना, तो उन लोगों के बाल गिर जाते हैं, क्योंकि ये हर उस सेल के ऊपर एक्शन करते हैं जो तेज़ी से डिवाइड होते हैं। जब वो तेज़ी से डिवाइड होते हैं तो बाल के सेल्स भी जो कि बॉडी में नॉर्मल है, लेकिन वो भी मतलब तेज़ी से डिवाइड होते हैं, इसीलिए ये जो है उस पर भी एक्शन करते हैं और बाल बंदे के गिर जाते हैं। हाँ, जब हम ये दवाइयाँ फिर बंद करते हैं लेना तो फिर ये बाल वापस आ जाते हैं। इसी तरह नोज़िया, वोमिटिंग भी हो जाती है। हेमरेजिक सिस्टाइटिस यानी कि ब्लैडर जो होता है ना, यूरिनरी ब्लैडर, उसका मसला हो सकता है, इरिटेट हो सकता है, उसमें ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है। स्पेशली एक ड्रग जो साइक्लोफॉस्फेमाइड है ना, इसकी वजह से ये ब्लैडर का मसला हो सकता है। ये आपको वो बताया गया है थ्रू अ डायग्राम, जो कि एआई से बनाया गया है। ये पीपीटी मुझे पसंद नहीं आई थी ज़्यादा, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से नहीं बनाई गई, इसको थोड़ा सा ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए था। मैंने सोचा मैं ये चेंज कर दूं, इसमें थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर दूं, लेकिन फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो चूँकि ज़्यादातर स्टूडेंट हमारे ऐसे होते हैं, सारे लकीर के फ़कीर होते हैं, वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स को थोड़ा एडवांस होना पड़ेगा, उनको जो है थोड़ा सा चीज़ें थोड़ी सी ब्रॉड माइंडेडली सोचनी पड़ेगी। हम ये है कि बस जो लिखा हुआ है उसी को देखते हैं और रट्टा लगाते हैं, पेपर में जाकर टिक करके पेपर पास करना होता है हमने, और तो पढ़ना है नहीं। हमने भी बस ऐसे ही जो है बस है, अल्लाह खैर करे, क्या कह सकते हैं। खैर, आते हैं दूसरी क्लास पे, एंटामेटाबोलाइट्स। एंटामेटाबोलाइट्स क्या है, मेटाबॉलिज्म आपने पढ़ा होगा, बॉडी के नॉर्मल प्रोसेस जो चल रहे होते हैं जिसकी वजह से हम जिंदा होते हैं, जिसको हम आम जबान में रूह कहते हैं, तो साइंस की जबान में वो मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। अब ये एंटी मेटाबोलाइट जो होंगे ये किस तरीके से काम करते हैं, दीज आर कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स, वही बात कि ये भी वही एजेंट्स है जो कि क्या काम करते हैं, दैट इंटरफेयर विद द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड आपको पता है क्या चीज़ें होती हैं, डीएनए एंड आरएनए होता है। अब ये चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत बेसिक चीज़ें जो आपने स्कूल और इंटर में पढ़े होंगे कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, माइटोसिस क्या है। यहाँ पे मैं उतना डिटेल में जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं पता। अक्सर हमारे स्टूडेंट जो है वो चीटिंग करके आते हैं, उनको बेसिक्स पता होती नहीं है, तो जब वो बीएसएन में आते हैं चीज़ें पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आपको खुद पढ़ना पड़ता है, यहाँ पे तो आप चीटिंग का कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट होता नहीं है, तो फिर यहाँ पे उनको मसला होता है। अब जब मैं उनको चीज़ समझाता हूँ तो पहले मुझे वो बेसिक चीज़ समझानी पड़ती है जो आप स्कूल और कॉलेज में पढ़ के आना चाहिए था आपको, ठीक है। खैर, तो ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड का मतलब डीएनए और आरएनए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम एंटी मेटाबोलाइट्स लेते हैं तो ये जाके न्यूक्लिक एसिड्स के ऊपर एक्शन करते हैं। न्यूक्लिक एसिड हमारे बॉडी में जिस तरीके से नॉर्मल बनते हैं ना, उसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनते हैं, तो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं उसमें, एडनीन, थाइमीन, साइटोसिन, ग्वानिन ना, तो उसको हम उसके बेसिक यूनिट्स कहते हैं।
उसमें फिर पायरामिडिन और प्यूरिन होते हैं। अब ये एक अलग टॉपिक है कि डीएनए का स्ट्रक्चर, आप यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा डीएनए का स्ट्रक्चर, तो उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये जब हम एंटी मेटाबोलाइट्स लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये डीएनए और आरएनए के ऊपर जाके एक्शन करते हैं, उसके नॉर्मल फंक्शन में तब्दीली लाते हैं, ठीक है, बाय मिमिकिंग नेचुरली अकरिंग मेटाबोलाइट्स। मतलब जो कैंसर सेल के मेटाबोलाइट्स होंगे या कैंसर सेल का डीएनए होता है, जो जो जिन चीज़ों से वो बनता है ना, तो हम क्या करता है, हम उसके जैसी चीज़ें लेते हैं, मतलब उसको कॉपी करने वाली चीज़ें लेते हैं। मिमिक का मतलब होता है ना, मिमिक्री जिस तरीके से हम करते हैं, तो डीएनए के कॉपी करने वाली चीज़ें लेते हैं, लेकिन वो असल में डीएनए नहीं होता, वो दूसरी ऐसी चीज़ें होती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये भाई शुगर की कोई चीज़ है, ठीक है, शुगर मतलब कोई मीठी चीज़ है, लेकिन असल में वो मीठी जैसे दिखने वाली चीज़ होती है, मीठी होती नहीं है, ठीक है। तो ये जो एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ये डीएनए के जैसे दिखने वाली चीज़ें होती हैं, लेकिन डीएनए होता नहीं है। तो जब हम यो वो लेते हैं दवाई वगैरह ना, तो वो जाके जब कैंसर सेल के पास जाते हैं, तो कैंसर सेल को लगता है कि ये डीएनए है, तो वो उसको रिप्लिकेट करना चाह रहा होता है, लेकिन जब वो उसके ऊपर काम करता है, तो वो डीएनए का वो मटेरियल नहीं होता। तो वो क्या करता है, वो चीज़ें सेल की ग्रोथ को और सेल डिवीजन को मतलब रोक देते हैं, क्योंकि वो डीएनए होता नहीं है, तो वो आपस आगे जाता नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से जैसे जो रेपिडली सेल डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, वो रुक जाते हैं, कैंसर सेल ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, और इसी तरीके से जो है वो चीज़ ठीक हो जाती है। सिंपल ज़बान में ये डीएनए और आरएनए की तरह दिखने वाली चीज़ें होती हैं, जो कैंसर सेल में जाती हैं। कैंसर सेल को लगता है कि ये हमारा डीएनए है, लेकिन वो डीएनए होता नहीं है, ठीक है। जैसे वो कोई बंदा जिसने किसी का मास्क लगाया हो, ठीक है, और आपको लगेगा कि ये वो, जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल कायदे आज़म का मास्क लगा के आ जाऊँ, ठीक है, तो आपको लगेगा ये कायदे आज़म है, लेकिन असल में वो कायदे आज़म नहीं है, वो कोई और है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है वो काम करते हैं। अब इनके जो है वो सब क्लासेस और एग्जांपल होती हैं। जैसे एक होते हैं फॉलिक एसिड एनालॉग। फॉलिक एसिड सेल को चाहिए होता है, मतलब वो एक एनर्जी देने वाली चीज़ होती है ना, तो सेल को चाहिए होता है डिवाइड होने के लिए। तो हम क्या करते हैं, फॉलिक एसिड नहीं बल्कि फॉलिक एसिड को नकल करने वाली चीज़ देते हैं, जिसको फॉलिक एसिड एनालॉग कहते हैं, जिसमें मेथोट्रेक्सेट आता है, ठीक है। मेथोट्रेक्सेट एक चीज़, मतलब एक दवाई है जो फॉलिक एसिड की तरह, यानी फॉलिक एसिड को कॉपी करती हैं, लेकिन वो फॉलिक एसिड नहीं हो, आपको लगेगा फॉलिक एसिड है, लेकिन वो होता नहीं है, ठीक है। इसी तरह पायरामिडिन एनालॉग्स जो है, पायरामिडिन जो नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए में होता है, क्या कहते हैं, एडनिन और गोनिन, ये पायरामिडिन में आते हैं, ठीक है। तो उसको एनालॉग यानी उसके जैसे दिखने वाली चीज़ होती है। तो ये 5 फ्लोरोयूरासेल और साइटोराबिन जो है ये होते हैं, ठीक है, ये दवाइयाँ होती है। प्यूरिन जो है वो साइटोसिन और थायमीन होते हैं, जिसमें 6 मर्सेप्टो मर्सेप्टोप्यूरिन आता है, ठीक है, और फ्लोडाराबिन आता है। तो ये मतलब ऐसे ड्रग्स हैं जो उस चीज़ों को कॉपी करते हैं। अच्छा, इसके भी एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे बोन मैरो सप्रेशन, वो जो पहले बात की कि ब्लड का मसला हो सकता है, म्यूकोजाटाइटिस हो सकता है। म्यूकोजाटाइटिस जो है, ये म्यूकोजा जो होता है ना, यानी कि माउथ की जो लेयर्स होती हैं उसमें मसले आ सकते हैं, छाले वगैरह पड़ सकते हैं। और हेपेटोटॉक्सिसिटी, लिवर के ऊपर इसका असर हो सकता है, लिवर जो है वो थोड़ा बहुत डैमेज हो सकता है, ठीक है। इसी तरह नंबर 3 क्लास जो इसमें है वो है एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स। एंटी ट्यूमर जैसे नाम से पता चलता है, एंटी यानी कि अगेंस्ट ट्यूमर, वही जो सेल्स का एक मास बना होता है ना, उसके खिलाफ काम करने वाली चीज़ें। एंटीबायोटिक्स हमेशा वो चीज़ें होती हैं जो बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती हैं, लेकिन बेसिकली ये ऐसी चीज़ें नहीं है। सॉरी। अच्छा, एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाइयाँ होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ट्यूमर के खिलाफ काम करती हैं, लेकिन यहाँ पे आपने एंटीबायोटिक को देख के कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये वो एंटीबायोटिक्स नहीं है जो नॉर्मली अब यूज़ करते हैं, ठीक है। एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक आर साइटोटॉक्सिक यानी एंटी कैंसर ड्रग्स है, जो मेनली हम कहाँ से लेते हैं, मेनली डराइव फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज। स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज जो है ये बैक्टीरिया की एक क्लास है, मतलब हम उन्हीं बैक्टीरिया को यूज़ करके ये बनाते हैं, ठीक है। They bind directly to DNA, inhibit its replication and transcription. ये जाके क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया मतलब जो सेल का डीएनए होता है उसके साथ जाके, जो कैंसर सेल का डीएनए होता है ना,
उसके साथ जाके बाइंड हो जाता है, उसकी रिप्लिकेशन को यानी उसको कॉपी होने से रोकता है। दूसरा प्रोसेस उसके ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये कि जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा, अब ये भी वो बेसिक चीज़ है ना कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा और मैसेंजर आरएनए से फिर प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होगा। तो जब ये होगा ही नहीं, कि जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा तो फिर प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगी ना। तो इसीलिए ये जो है दो चीज़ों को रोकता है, रिप्लिकेशन को और ट्रांसक्रिप्शन को, जिसकी वजह से डीएनए आगे बढ़ेगा नहीं। जब वो आगे जाएगा नहीं तो सेल डेथ हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, वही इसमें लिखा हुआ है कि ये हम इन्फेक्शंस के लिए नहीं यूज़ करते, ये बस सिर्फ और सिर्फ कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। क्योंकि अक्सर लोग एंटीबायोटिक्स के नाम से कंफ्यूज होंगे ना, तो ये इस तरह के एंटीबायोटिक्स नहीं है, ये बस सिर्फ कैंसर में यूज़ होते हैं। अच्छा, ये वही बात कि ये डीएनए के साथ जो है वो बाइंड होते हैं, आरएनए सिंथेसिस को, आरएनए के बनने को जो है ये रोकते हैं और डीएनए रेप्लिकेशन को भी रोकते हैं। ठीक है। इसमें ये वाली ड्रग्स आती हैं, ये अब देख लीजिएगा, डॉक्सोरोब्यूसिन है और डाउनोरोब्यूसिन है और ब्लूमाइसिन और मीटोमाइसिन और इस तरीके के। ठीक है। अच्छा, इसके एडवर्स इफेक्ट बताए हुए हैं। डॉक्सोरोब्यूसिन की वजह से कार्डियोटॉक्सिसिटी हो सकती है, यानी हार्ट के जो मसल्स के लेयर्स है वो डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, असर हो सकता है। ब्लूमाइसिन की वजह से पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकता है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस लंग्स का एक मसला होता है, जिसमें लंग्स के ऊपर जो है वो स्कार्स पड़ जाते हैं। ठीक है, ख़राब हो जाते हैं। माइलो सप्रेशन की बात हमने की बोन मैरो के ऊपर, और ब्लड का लेवल जो है वो कम हो सकता है। इसी तरह इसमें है नंबर 4 माइटोटिक इनहिबिटर्स, जो प्लांट अल्कलाइड्स हैं, यानी प्लांट से हम लेते हैं। ठीक है। अब ये भी एंटी कैंसर ड्रग्स है जो प्लांट सोर्स से आते हैं, अल्कलाइड्स कहते हैं उसको। और ये क्या करते हैं, सेल डिवीजन को रोकते हैं, माइटोसिस को। ठीक है, बाय इंटरफेयरिंग विद माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्मेशन और डिसअसेंबली। माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे धागे होते हैं ना कि जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, वो जो मैंने आपको बताया कि मैं आपको लिंक दे देता हूँ, तो वो माइटोसिस वाली वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बगैर आपको ये चीज़ समझ नहीं आने वाली। तो जब हम ये माइटोटिक इनहिबिटर लेते हैं तो ये क्या करते हैं, माइटोसिस को रोकते हैं। माइटोसिस को कैसे, माइक्रोट्यूब्यूल्स एक चीज़ होती है ना कि जब वो सेल डिवाइड हो रहा होता है तो उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स क्रोमोसोम्स के साथ जाकर अटैच होते हैं और वो साइड्स पे क्रोमोसोम को खींचते हैं। ठीक है, तो जब क्रोमोसोम खींच जाते हैं साइड पे, तो वो सेल्स 1 से 2 में डिवाइड हो जाता है और वो आगे जाके इस तरह चलता जाता है। ठीक है। लेकिन जब हम ये वाली दवाइयाँ लेते हैं तो ये क्या करते हैं, ये उन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल्स को, जो धागे बनते हैं, उनको जाके ख़त्म कर देता है, या उनको एक ही जगह पे जाम कर देता है। ठीक है, तो फिर वो साइड पे जाती नहीं है, तो सेल डिवाइड नहीं होता। अच्छा, अब ये भी सेल साइकिल स्पेसिफिक है, यानी कि ये एक ही जगह पे स्पेशली माइटोटिक फेज होता है ना, पूरे सेल साइकिल में माइटोटिक एक स्टेज होता है, ये एम फेज में जाके एक्शन करता है, यानी वाकई जिस टाइम सेल डिवाइड हो रहा होता है उसी टाइम ये अपना एक्शन कर रहा होता है। ठीक है। और ये क्या करता है, इन माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं ना, माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्मेशन को, उसके काम को रोकता है, तो सेल डिवाइड नहीं होता। सेल डिवाइड होगा नहीं तो कैंसर रुक जाएगा। ठीक है। अब इसमें जो है वो वेंका अल्कलाइड्स, यानी कि ये एक प्लांट होता है वेंका, ठीक है, जो उससे लेते हैं, जिसमें वेनक्रिस्टीन और वेनब्लास्टीन आता है, और टेक्सेन जो है उससे आता है पैक्लीटैक्सेल और डॉसीटैक्सेल। ठीक है, ये इस तरह के ड्रग जो है वो डिफरेंट प्लांट से आते हैं। एडवर्स इफेक्ट इसका पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी हाथ पाँव में क्या होगा, सुन हो जाएंगे, नमनेस हो जाएगी, और जैसे खारिश टाइप होते हैं, टिंगलिंग जिसको कहते हैं, वो शुरू हो जाती है। स्पेशली वेनक्रिस्टीन के साइड इफेक्ट्स होते हैं। माइलो सप्रेशन जो है, वही बात, जो ब्लड का मसला होता है वो वेनब्लास्टीन की वजह से आता है, तो इसके साइड इफेक्ट्स भी है। तो यहाँ पे इसको रोकते हैं। आगे जो है वो हम पार्ट 2 में इंशाल्लाह टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर्स और हार्मोनल एजेंट्स वगैरह डिस्कस करेंगे, और ये चैप्टर हम क्लोज करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पार्ट 2 का वेट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।